हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएल करियर एकेडमी। तो आज हम लोग बच्चों नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रहेगा, जिसको आप क्लास 12th की केमिस्ट्री और पर्टिकुलरली कहूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हो। तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो आपके लिए पिक किए गए हैं यहाँ पे। तो आप देखना कि जो आपने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है तो यहाँ पे उसको है ना सीखने की कोशिश करना। देखो पहला क्वेश्चन देखना आप, एसर्शन रीजनिंग है क्या? हाँ, पहला क्वेश्चन जो है वो एसर्शन रीजन वाला है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अलोंग each series of the transition elements from left to right, however small variation occur। देखो लेफ्ट टू राइट जनरली क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। बट होता क्या है कि कहीं पे स्टेबल हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन आ जाती है ना, कहीं पे स्टेबल फुल फील्ड कन्फ्यूग्रेशन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मेलिटी आती है। तो ये बात सही है ना, एसर्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसर्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ना आप रीजन, देयर इज करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच अकम्पनीज द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर डी ऑर्बिटल्स। हाँ, क्योंकि मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, और डी ऑर्बिटल्स का उतना अच्छा स्क्रीनिंग होता नहीं है, तो फिर एस ऑर्बिटल तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा पहुंचता है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फिर आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और होता भी तो यही है यार, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, amount of energy which is required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom। ठीक है, फिर ठीक, तो आपको बताना है इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मेरे को तो यार दोनों ही सही लग रहे हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सी ऑप्शन आपका क्या है, सही हो जाएगा। बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखो 2023 नीट एग्जाम से, एक बार देख लो इसको, एसर्शन रीजन अच्छे से रीड कर लो, ठीक है, और मुझे बताओ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं फिर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ इज मोर देन कॉपर इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। ऐसा क्यों होता है? तो देखो सॉल्युबिलिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे एक हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट रहता है, हाइड्रेशन एनर्जी का। जानते हो क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी, या बताओगे? हाँ, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ये है कि जैसे कोई भी आपके पास कैटायन है, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसको क्या है, हाइड्रेट करते हैं। और यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। कैसा इंटरेक्शन होता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसकी स्ट्रेंथ किन चीजों पे डिपेंड करती है, तो ये जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है डायरेक्टली चार्ज पे और इनवर्सली किस पे, साइज पे। तो ध्यान से आप देखो कॉपर 2+ का क्या है, चार्ज भी ज्यादा है, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटम का साइज या आयन का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो साइज कम होना भी आपका क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी के फैक्टर को फेवर कर रहा है, मतलब ज़्यादा होगी। और +2 चार्ज भी +1 से ज़्यादा है, जो भी क्या है हाइड्रेशन एनर्जी के फैक्टर को क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो रीजन क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगा। बताओ रीजन क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। देख लो, समझ आ रही है बात की नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको देख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। और अगर मैं इन स्टेटमेंट्स की बात करूँ ना तो एक जगह से पिक किए गए हैं और उस जगह का नाम है बेटा, अगर मैं उसका नाम लिखूँ यहाँ पे तो वो है ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस। ये हेडिंग आपको मिलेगी डीएनएफ ब्लॉक एनसीईआरटी में, जरूर पढ़ना। क्या, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस।
वहीं पे सारी बातें लिखी है बिल्कुल एज इट इज। ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड्स। सही बात है। अब इसको समझ लो आप। देखो एमओ ऑक्साइड्स कब बनेंगे? जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, +2। लेकिन जो स्कैंडियम है बच्चों, स्कैंडियम केवल क्या एग्जिबिट करता है ना, केवल ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, +3। ये बात सही हो जाएगी। बाकी सब बना लेंगे +2 में एमओ टाइप का ऑक्साइड, स्कैंडियम नहीं बना पाएगा। उसके बाद देखो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन्ड इन Sc2O3 to Mn2O7। हाँ, धीरे धीरे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है यहाँ पे और वो इक्वल हो जाएगी ग्रुप नंबर के। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ध्यान रखना, हमें इनकरेक्ट बताना है। बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5। नहीं बेटा, देखो एसिडिक करेक्टर जो होता है ना, एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। क्या बोला सर? एसिडिक करेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। दिख रहा है ना यहाँ पे आपको? ठीक है। लेकिन यहाँ ये क्या कह रहे हैं, बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है, तो ये बात गलत है बच्चों, और हमें गलत स्टेटमेंट ही बताने हैं। ये स्टेटमेंट वैसे तो क्या है, रॉन्ग है, बट हमें रॉन्ग बताना है। V2O4 डिजोल्व्स इन एसिड। एसिड में डिजोल्व तो होता है बच्चों, टू गिव VO4 3- नहीं, ठीक है। फायदा क्या मिलता है यहाँ पे, VO2+ मिलता है। पढ़ लेना, वहाँ ये बात लिखी हुई है, ठीक। तो ये डी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ई पढ़ो, CrO इज बेसिक, सही बात है। Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। हाँ, लोअर ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं, बेसिक, फिर हाइयर ऑक्साइड्स एसिडिक, यानी कि बेसिक से एसिडिक करेक्टर की तरफ मतलब मूवमेंट होता है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी और डी। सी और डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। और बिल्कुल बच्चों रिसेंट क्वेश्चन है, 2023 नीट एग्जाम में पूछा गया था। तो इसीलिए अलग अलग बुक्स को पढ़ने से अच्छा है एनसीईआरटी को ही 3 से 4 बार कर लो। एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए वहां पे क्या लिखी हुई है, क्योंकि देखो पूरा एक पैराग्राफ है बच्चों ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनाइंस पे, और उसी के पैराग्राफ में मतलब बीच में फुल स्टॉप चेंज कर करके पॉइंट बना दिए, और वहां से 4 नंबर का देखो क्वेश्चन तैयार हो गया। और ये वही कर पाता जिसने बहुत ही क्या कहते हैं मतलब रीडिंग की है बुक की अच्छे से। एक होता है ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, नहीं, आपको एक एक लाइन पढ़नी है। नेक्स्ट देखो, स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है सर, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका की डी सबशेल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, पार्शियली फिल्ड होता है, या तो उनके ग्राउंड स्टेट में या उनके मोस्ट स्टेबल या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि देखो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या बनेगी, ये बनेगी बच्चों आर्गन 18 4s2 3d1। यहाँ पे तो ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। वहीं अगर मैं जिंक की बात करूं आपसे, तो जिंक की कन्फिगुरेशन क्या बनेगी, आर्गन 18 4s2 3d10। ये तो भैया कंप्लीटली फिल्ड है। चलो सर इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में देख लो जिंक 2+ में, तो यहाँ भी बच्चों बाहर वाली ऑर्बिटल यानी कि 4s से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और अभी भी 3d में इसके क्या रहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके पास क्या है, इसके पास पार्शियली फिल्ड, ठीक है, इसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ठीक है। उसी वजह से ये क्या है, उसी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं? उसी वजह से ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। वहीं अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ इसका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है इन ग्राउंड, मतलब कि उसकी जो कि मतलब एक्साइटेशन नहीं हुआ इन ग्राउंड, एज वेल एज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ग्राउंड स्टेट में और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका क्या है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ठीक है। इस वजह से वो क्या है, इस वजह से ही
हम इसे कह सकते हैं कि एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट हो जाएगा? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अब पढ़ो आप ऑप्शंस, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्कैंडियम 3d ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड बट इन जिंक दीज आर फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड होता तो और अच्छा रहता। तो इस हिसाब से क्या है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ो, इसी हिसाब से जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। यही रीजन है बच्चों, हम लोग जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। देख लो जरा, तो जल ग्रहण कर लिया जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आर्गन 3d6। ठीक है, मतलब 3d6। तो ध्यान से देखो, निकिल को चेक करना बच्चों, ठीक है। निकिल, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? को देखो मैं सारी बता देता हूं एक बार आपको, देखना बेटा। साइंस टीचर वीना कुमारी मांगे फरारी कोई नहीं कुछ जाने, ये पूरी आपकी क्या है, 3D सीरीज। इसका है एटॉमिक नंबर 21, 22, 23 और काउंटिंग आपको आती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप एक एक करके नंबर आगे बढ़ाते रहना, एटॉमिक नंबर आगे बढ़ता रहेगा। अब कन्फिगुरेशन कैसे लिखे सर? तो बेटा आर्गन 18 सब में आएगा क्योंकि ये नियरेस्ट नोबल गैस है। आर्गन 18 क्या है आपका, सब में आएगा। अच्छा सर बाकी का क्या रहेगा फिर? बाकी में बेटा आप 4s और 3d तो पहले से ही लिख लो। बाकी में क्या है, आप 4s और 3d पहले से लिख लो। ये वो तरीका सिखा रहा हूँ मैं जो चुनने मुन्ने बच्चों को सिखाया जाता है ना टेबल लिखने के लिए। एक लाइन में पहले वो पूरा 2 लिखते हैं, फिर सब मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, फिर 1 2 3 करते हैं, फिर इजिकल टू करते हैं। तो वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, देख लो एक बार, काम आएगा। एक क्वेश्चन आएगा ना तो फिर वो बच्चा बूढ़ा नहीं देखेगा, वो तो सीधे 4 नंबर की छाप छोड़ के जाएगा। देखो पहला जो नंबर है वो 4s में एटॉमिक नंबर का, दूसरा 3d में। पहला 4s में, दूसरा 3d में, पहला 4s में, दूसरा 3d में। गौर करने वाली बात कहाँ रहेगी? गौर करने वाली बात रहेगी क्रोमियम में। गौर करने वाली बात कहाँ रहेगी? क्रोमियम में, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाता है 4s1 3d5। रीजन है इसका क्योंकि ये स्टेबल हाफ फिल्ड होने जा रहा है। ये कैसा होने जा रहा है? स्टेबल हाफ फिल्ड। बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना फिर आप, 25 है तो 4s2 3d5, 26 4s2 3d6, 27 27, 28 28। फिर आपको जो ध्यान रखना है वो कॉपर पे ध्यान रखना है। कॉपर में क्या होता है कि फुली फिल्ड कन्फिगुरेशन अटेन होती है, फुल फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाता है 3d में। उसके बाद जिंक में देखो 4s2 3d10। तो ये सारी कन्फिगुरेशंस हैं बच्चों। और जब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? पहले 4s से, फिर और अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तब 3d पे आओगे। तो निकिल को चेक करो बच्चों, निकिल 28, ठीक है। तो निकिल 28 का मतलब 4s2 3d8। अब आपको क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहले 4s से निकाल लेना, फिर 3d से, तो ये 3d7 आएगा। बट हमें 3d6 बताना है। Mn3+ में भी नहीं होगा, देखो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3d4। ये कैसी कन्फिगुरेशन हो जाएगी? d4। Fe3+ को देखो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी d5 कन्फिगुरेशन। कोबाल्ट 3+ को देखो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, ये हो जाएगा d6। तो हमसे d6 पूछा था, तो कोबाल्ट 3+ विल हैव d6 कन्फिगुरेशन। एक बार सारी कन्फिगुरेशन लिखना सीख लो, है ना, क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा। फिर वो ये नहीं कहेगा कि मैं पीरियोडिक का हूँ, कि मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हूँ, कि मैं DNF ब्लॉक का हूँ। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना आनी चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट देखो, जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव सिमिलर
एटॉमिक रेडियाई बिकॉज ऑफ, बताओ जिरकोनियम और हॉफनियम की सिमिलर एटॉमिक रेडियाई क्यों होती है? तो इसका बहुत ही सरल शब्दों में आंसर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। होता क्या है बेटा, देखो यहाँ पे जिरकोनियम, हॉफनियम, नायोबियम, टेंटेलम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ठीक। तो होता क्या है, ये जो है यहाँ तो इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, इसका होता है आपका लगभग 72, ठीक है। तो बीच वाले एलिमेंट्स कहाँ गए? बीच वाले एलिमेंट्स ही हैं बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे एफ सब शेल में, होंगे कि नहीं होंगे बताओ? अगर कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है तो उसके इलेक्ट्रॉन भी कहाँ होंगे? एफ सब शेल में होंगे ना, जिसका कि क्या होता है, जिसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, मतलब सब में बेकार, चार्ज जो चल के आएगा उसको ये बिल्कुल रोकते ही नहीं है, ठीक है, उसको रोकने से इनकार कर देते हैं। अब जो है चार्ज बाहर तक पहुंचेगा, बाहर वाली ऑर्बिटल्स क्या है फिर न्यूक्लियस की तरफ को शिफ्ट होंगी, तो यहाँ पे साइज कम होता है, यही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। बट इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, देखो डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था कि नहीं? ये 4D सीरीज है आपकी, 5D सीरीज है, वो ये इसमें तो होता है इटरबियम से लेंथेनम में, बट यहाँ पे इनमें साइज क्या रहता है? साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब उसका मैं रीजन समझा रहा हूं आपको, भाई डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए था और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कम हुआ, ठीक है। तो दोनों को काउंटर बैलेंस करके साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है? कांस्टेंट। यही होता है बच्चों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि अराइज होता है एफ सब शेल की पुअर शील्डिंग की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखना, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, पढ़ो सारे। 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, जब हम बीएससी फाइनल ईयर में थे, ठीक है, तब का क्वेश्चन है ये। पढ़ लो सारे स्टेटमेंट, बताओ। देखना, क्रोमियम 2+ इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+ इन वाटर। बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है सर? देखो, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा, इन ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद का रिडक्शन कराएगा, इन रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत ध्यान से देखना आप, क्रोमियम 2+, कन्फ्यूग्रेशन क्या होगी सर इसकी कन्फ्यूग्रेशन होगी बेटा 3D4। अब इसको कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है बच्चों, बताओ? खुद का क्या करा ले? ऑक्सीडेशन करा ले, तो वो यही तो हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या बन रहा है? 3D3। वहीं आप देखो आयरन दिया है ना, आयरन 2+, कह रहे हैं इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखने में बच्चों को लगता है कि सर ये तो थी आपके पास क्या D6 कन्फ्यूग्रेशन, और ये बनने जा रही है D5, ये तो हाफ फील्ड होने जा रहा है ना। तो ये इसका ऑक्सीडेशन जल्दी होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। बट अगर आप नेक्स्ट चैप्टर की जानकारी रखते हो जो कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वाटर में क्या होता है? वाटर में जाके ये लोग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, वाटर में जाके लोग क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स, जिसे आप कहते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे आप क्या कहते हो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। स्प्लिटिंग कुछ इस प्रकार होती है, ये आपका T2G सेट, ये EG सेट। तो यहां से जब आप CFSE कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी -1.2 डेल नॉट, और यहां के लिए आप CFSE कैलकुलेट करोगे 1 2 3, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा नहीं 5, तो यहाँ पे जो CFSE आती है वो 0 आती है,
ठीक है। और जितनी एनर्जी क्या होती है कम, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है थर्मोडायनेमिकली। तो वही बात है, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये क्या है, ज्यादा स्टेबल। तो ये जल्दी 2+ से 3+ जाना चाहेगा और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और दूसरों को रिड्यूस कर देगा, इसलिए क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट पढ़ो, द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है बेटा, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। सही बात है, कॉपी में भी लिखवाई जाती है बात। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो होते हैं मेटल की क्रिस्टल में वैकेंट स्पेसेस होते हैं, जिसे आप इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हो, वहां पे स्मॉलर एटम्स आके ट्रैप हो जाते हैं। तो फॉर्म्ड व्हेन स्मॉलर एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड। सही बात है। यहां देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2- आर नॉट द सेम। अगर आप कैलकुलेट करो तो यहाँ क्रोमियम +6 में आएगा, x मान के कैलकुलेट कर लेना, और यहाँ पे भी क्रोमियम किस में आएगा, +6 में। तो दोनों जगह सेम तो है, तो ये गलत बात है और हमसे रॉन्ग पूछा था। हमसे क्या पूछा था, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था। तो डी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। एक बार सारे स्टेटमेंट पढ़ लो और बताओ, कोई समझ नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देख लो देख लो तुम, फिर इधर देखना, लेकिन देखो इधर, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रोमियम 2+ आयंस। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है √n+2, और इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। अब ये n क्या है सर, n किस मुसीबत का नाम है भाई, यहाँ पे n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n क्या है बच्चों, n यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है कि नहीं, बताओ, समझ आ रही है बात, ब्लर हो जा रहा है क्या, उसको ना, उसको हम मैनुअल कर देते हैं, ठीक है। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ, क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+ की कन्फिगुरेशन बताओ। ये होगी सर आर्गन 18 4s0 4s1 3d5 होती है, तो 3d4। तो यहाँ पे जब आप इसकी फिलिंग करोगे 1 2 3 4, है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 आएगी, तो 4 + 2 यानी कि 6, यानी कि √24, 4 से बहुत ज़्यादा, 5 से थोड़ा सा कम, तो ये 4.90 बोहर मैग्नेटॉन विल बी द आंसर। तो लगभग जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसमें प्लस 0.75 कर लिया करो। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें प्लस 0.75 कर लिया करो, आपको क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मैच द मेटल आयंस गिवन इन कॉलम 1 विद द स्पिन। तो मतलब स्पिन का ही क्वेश्चन है, तो आपको बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। कोबाल्ट 3+ में बताओ, कोबाल्ट 3+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोबाल्ट 3+ में बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होता है एटॉमिक नंबर बताओ, कोई नहीं कुछ जाने, यानी कि कोई मतलब 27। तो 4s2 3d7 d6 का मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब √24। क्रोमियम 3+, ये हो जाएगा d3, 3 का मतलब 3 + 2 है ना, 5, 3 × 5 15 में बोहर मैग्नेटॉन। देख लो, ए का 4th बी का 5th, ए का 4th बी का 5th, ए ऑप्शन में दिया है, बाकी चेक ही नहीं करने, है ना, खाली टाइम फालतू में वेस्ट थोड़ी करना है, वैसे ही बहुत कम टाइम है, देंगे अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, है ना। तो जितना जल्दी आप आंसर तक पहुंच सकते हो पहुंचो। कब आया था सर ये, 2018 का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट। बार बार क्यों करा रहा हूं मैग्नेटिक मूवमेंट के क्वेश्चन, क्योंकि आए हुए हैं बेटा
एग्जाम्स में और इम्पोर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हो आप इसको। मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोहर मैग्नेटॉन इज गिवन बाय, मैंने कहा ना 2 में मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में 0.75 प्लस कर दिया करो, लगभग उसी के अराउंड अगर बोहर वो आ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट तो उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे यहाँ पे 2.84 है तो रफली मैंने आइडिया लगाया कि 2 में 0.75 ऐड किया गया होगा, यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे बच्चों, चेक करना जरा आप टाइटेनियम में। टाइटेनियम होता है 4s2 3d2, तो ये क्या बचेगा 4s0, बताओ 4s0 3d1, भाई स्कैंडियम टाइटेनियम भाई 4s2 3d2, 3 निकल गए, d1 बचा, तो 1 1 प्लस 2 3, नहीं तो 2 के लिए चेक करो निकिल, ठीक है, ये क्या होता है 3d8। तो जब आप 8 के लिए इलेक्ट्रॉन वो भरोगे ना ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8, तो यहाँ पे क्या है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हो तो √2 2 + 2 यानी कि 4 यानी कि 8, ठीक है, और यही आ जाएगा आपका कितना 2.84 बोहर मैग्नेटॉन। निकिल 2+ विल बी द राइट आंसर। देख लो निकिल 2+ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आयरन का जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, बताओ कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो अगर आपसे मैं कहूं कि आपको ऑक्सीडेशन का मतलब पता है तो आप कहोगे हाँ सर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो Fe जब क्या है 5 कार्बोनिल के साथ कंपाउंड बनाएगा FeCO5, ठीक है, क्या नजर आएगा आपको, बताओ सर यहाँ पे भी आयरन 0 में है, यहाँ पे भी आयरन 0 में है, तो कहाँ से हो गया ऑक्सीडेशन, तो यही है बेटा जहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाकियों में होता है, यहाँ पे देखो आयरन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में, तो ऑक्साइड बन गया ना, ठीक है। ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का डीकलराइजेशन, मतलब ये क्या है, ये आयरन का सल्फेट बना लेगा, तो 0 से कहाँ चला गया +2 में चला गया, ठीक, यहाँ 0 से +3 में चला गया, इस तरीके से, ठीक है। लिबरेशन ऑफ H2, तो यहाँ पे टीम के साथ भी ये ऑक्साइड वगैरह बनाएगा, ठीक है, Fe2O3 बना रहा है, तो 0 से कहाँ गया +3 में, मतलब इसका क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है, बताओ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। सर ये वो कंपाउंड्स होते हैं जब कि मेटल की क्रिस्टल में जो वैकेंट स्पेसेस होते हैं वहाँ पे कुछ स्मॉल एटम ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेटल पहले की तुलना में ज़्यादा हार्ड हो जाता है, अपनी वो कंडक्टिविटी रिटेन करता है, इनर्ट हो जाता है, ठीक है, ये सब बातें हैं। तो देखो दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल, सही बात है। दे हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, हाँ क्योंकि मास बढ़ गया। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, सही बात है, ठीक है। उसके बाद दे आर केमिकली रिएक्टिव, तो ये बात गलत है, इनर्ट हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इनर्ट। तो हमसे गलत पूछा था तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, आइडेंटिफाई द एलॉय कंटेनिंग अ नॉन मेटल एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन इट। तो स्टील देखोगे बच्चों, जो स्टील है, ठीक है, स्टील में क्या है कार्बन है आपके पास, आयरन है, कार्बन क्या है एक नॉन मेटल। हमसे पूछा ऐसा एलॉय बताओ जिसमें नॉन मेटल, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टील हो जाएगा। फिर भी अगर ब्रॉन्ज में आप जानना चाहते हो
तो यहाँ पे कॉपर और जिंक रहता है। इन वायर में क्या रहता है सर, ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा निकिल और, ठीक है, आयरन। बेल मेटल में भी निकिल, टिन, आयरन, ये सब प्रेजेंट रहता है। तो कार्बन बीइंग अ नॉन मेटल, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फॉर द 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी देयर इन विच ऑर्डर। तो देखो बेटा, मेटल्स में क्या होता है ना कि जितने ज्यादा क्या होंगे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उतनी स्ट्रांग होगी मेटेलिक बॉन्डिंग, उतनी स्ट्रांग क्या होगी, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, और उतनी ही ज्यादा फिर क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मैंगनीज तक जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो अपने पास क्या है, क्रोमियम है, ठीक है, तो क्रोमियम +2 में कैसा रहेगा, ये रहेगा D4, ठीक है। Mn+2 में कैसा रहेगा, ये रहेगा D5। आयरन +2 में कैसा रहेगा, D6। और कोबाल्ट +2 में कैसा रहेगा, D7। तो आप चेक करो क्या रहेगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहना चाहिए, बताओ। तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 है बच्चों, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। बताओ सबसे ज्यादा Mn लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सबसे ज्यादा कौन लग रहा है यहाँ पे, Mn। उसके बाद फिर आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो आपका आयरन आ गया, ठीक है, फिर क्रोमियम और कोबाल्ट। तो ये सही हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमने डिसाइड किया ऑन द एक्सटेंट ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन सेम थे तो फिर हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि डिपेंड करता है आपके अपोजिट चार्जेस पे, पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे, तो वो जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतने ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल एग्जिबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चों एक दो कंपाउंड को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7, यहाँ क्या होता है कि इनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है d ऑर्बिटल में, तो ये dd ट्रांजिशन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कलर आता है। तो कलर का कॉज होता है कि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है मेटल के पास, जिसको आप कहते हो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या है, कलर आता है। अब हमें बताना है कि एक्वस सॉल्यूशन में कौन कलर एग्जिबिट करेगा, ठीक है। तो स्कैंडियम 3+ का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 0 होंगे अनपेयर्ड, तो 21 होता है ना 4s2 3d1। टाइटेनियम होता है 4s2 3d2। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बचा रहेगा जो dd ट्रांजिशन करेगा, ठीक है। तो कलर का कॉज अगर मैं आपको बताऊं, तो कलर का कॉज क्या है, कलर का कॉज जनरली है बच्चों dd ट्रांजिशन। मतलब अभी मैंने दिखाया था ना आपको, स्प्लिट हुई थी ऑर्बिटल T2g और Eg सेट में, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है उन स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन करते रहते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाइयर एनर्जी लेवल में जाते हैं, एनर्जी लूज करके लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं। तो अगर वो लूज करी हुई एनर्जी विजिबल रीजन की एनर्जी में है ना लाई करती है, तो आपको कलर दिख जाता है, डी ट्रांजिशन। और इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है फिर वो ट्रांजिशन नहीं करेगा, फिर तो वो स्टेबल है। अनपेयर्ड है तो वो क्या है भाई, अकेला इधर उधर घूमने के लिए जा सकता है, तो वहां पर ट्रांजिशन पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम साइज। मैंने आपको बताया था 4D और 5D सीरीज के मेंबर्स है ना, लेंथेनम और क्या बोलते हैं आपका इटरबियम को छोड़ के बाकी सब का क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम साइज। रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिरकोनियम और हॉफनियम, ठीक है, पहले भी था ये क्वेश्चन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे से पढ़ लेना। इन द न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड इनटू, है ना, इनटू आयोडेट, इनसाइड नहीं होगा, क्या होगा, आयोडेट होगा, ठीक है। आयोडेट पता है ना क्या होता है, IO3 माइनस।
आयोडेट क्या होता है, IO3- होता है। अब देखो एल्कलाइन मीडियम है तो आप ध्यान रखना बेटा KMnO4 जो है वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों से बहुत प्रभावित है, और वो कहता है कि सर जैसे बांग्लादेश 153 पे अलाउट हो गई थी वैसे ही मैं अपना और एन फैक्टर रखूंगा, यानी कि एक का एन फैक्टर आएगा बेसिक मीडियम में, ठीक है, और ये आपको क्या बनाता हुआ दिखेगा, MnO4 2-, क्योंकि इस समय +7 में है तो ये यहाँ किस में चला जाएगा, +6 में। 5 का चेंज आएगा एसिडिक मीडियम में तो ये Mn2+ बनाएगा, +2 में प्रेजेंट है। और 3 का चेंज आएगा न्यूट्रल या फिर फेंटली एल्कलाइन में तो वहां पे ये क्या बनाएगा, MnO2, और किस में प्रेजेंट रहेगा, +4 में प्रेजेंट रहेगा। तो हमसे कह रहे हैं कि एल्कलाइन मीडियम में मैंगनीज का चेंज क्या आएगा, तो एल्कलाइन, ठीक है, फेंटली एल्कलाइन में ये आएगा +7 से +4, क्या आएगा बच्चों, +7 से +4 चेंज आएगा। ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। और आयोडेट बनेगा, अगर एसिडिक होता तो आयोडीन बन जाता आयोडाइड का, ठीक है, प्रोडक्ट भी ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखो, द मैंगनेट एंड पर मैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू, ये तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि जो है मैंगनेट और पर मैंगनेट कैसे हैं, टेट्राहेड्रल है। आपको बताना है क्यों, क्यों का जवाब देना है। देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, ऐसा नहीं है, पाई बॉन्डिंग तो होती है। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स overlap of p orbitals of oxygen with p orbitals of manganese, ठीक। और पढ़ते हैं, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ d orbitals of oxygen with d orbitals of manganese, ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसी बात मत करो, ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल से ही बॉन्ड बनता है। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ऑर्बिटल्स ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन और d ऑर्बिटल मैंगनीज, ये कुछ सही लग रहा है बच्चों। और d पढ़ो, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स p ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज, p ऑर्बिटल से तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये रहेगा। तो बॉन्ड कहां बनता है, ऑक्सीजन की p और मैंगनीज की d ऑर्बिटल से। नेक्स्ट देखो, when neutral और faintly alkaline KMnO4 is treated with potassium iodide, तो यहाँ पे वो बात यही कर रहे हैं I-, ये I- किस में कन्वर्ट हो जाता है, IO3- में। अगर ये फेंटली एल्कलाइन है, ये कैसा है बेटा, फेंटली एल्कलाइन है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। वहीं अगर एसिडिक मीडियम होता है I- किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये कब है बच्चों, ये तब है जब कंडीशंस कैसी हैं, एसिडिक है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कैसा है, न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन, तो IO3- हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट DD ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। तो DD ट्रांजिशन की बात हो बच्चों चाहे पैरामैग्नेटिज्म की, है ना, DD ट्रांजिशन की बात हो चाहे पैरामैग्नेटिज्म की, एक चीज जो जरूरी हो जाती है वो है बेटा इनके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो DD ट्रांजिशन होगा, तो मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिज्म होगा, वरना नहीं होगा। तो चेक करो आप, चेक क्या करें सर, यहाँ क्रोमियम +6 में, यहाँ क्रोमियम +6 में, यहाँ मैंगनीज +7 में, यहाँ मैंगनीज +6 में। तो अगर आप मैंगनीज को +6 में लिखते हो तो ये आ जाएगा 4s0 और क्या आ जाएगा 3d1, क्योंकि होता है ना 4s2 3d5, दो वहां से और आपका यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, 4, तो एक बचा रह जाएगा। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है DD ट्रांजिशन के लिए और पैरामैग्नेटिज्म के लिए, किसके लिए, DD ट्रांजिशन के लिए और पैरामैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेम द गैस डेट कैन रेडली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4। तो देखो KMnO4 का डीकलरेशन होगा कब, जब उसका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में जो आप जानते हो KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में। अब यहाँ पे आप देखो CO2,
ये ऑलरेडी +4 में है तो इसका तो ऑक्सीडेशन करा ही नहीं सकते। P2O5 यहाँ फॉस्फोरस ऑलरेडी +5 में है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और आपको पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक दूसरे के सहयोग से होते हैं। अब अगर KMnO4 रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज भी तो होना पड़ेगा, तभी जाके तो KMnO4 में कोई चेंज आएगा। अब ये दोनों जो लोग हैं ये सब साफ मना कर रहे हैं ऑक्सीडाइज होने से, कह रहे हैं हम पहले ही अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे हैं, अब कहाँ से ऑक्सीडाइज करवाओगे आप। ठीक, तो बात आई फिर SO2 पे। SO2 में जो सल्फर था वो +4 में था और ये पाया गया कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा सल्फेट में, है ना, और यहाँ पे सल्फर किस में चला जाता है, +6 में, जिसकी वजह से पर्पल कलर जो है KMnO4 का वो क्या हो जाता है, चेंज। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन का क्वेश्चन कलर से रिलेट कर दिया। देख लो रिएक्शन का क्वेश्चन क्या किया, कलर से रिलेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए, देखो which one of the following statement is correct when SO2 is passed through acidified K2Cr2O7। तो SO2 का सल्फेट बनेगा और वो किसके साथ बनेगा, क्रोमियम के साथ। वो किसके साथ बनेगा, क्रोमियम के साथ। ठीक है, SO2 रिड्यूस नहीं होगा, SO2 क्या होगा, SO2 ऑक्सीडाइज होगा। SO2 रिड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, नहीं। ठीक है, द सॉल्यूशन इज डीकलराइज, नहीं। कलर चेंज हो जाता है, डीकलराइज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ग्रीन कलर का Cr2SO4 होल थ्राइस बन जाता है। नेक्स्ट देखो, एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन सेम मोल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। तो KMnO4 की रिक्वायरमेंट है ना कहाँ पे सबसे कम होगी, तो यहाँ पे देखो Fe, यहाँ Fe+2 में है। ठीक है, यहाँ पे भी Fe+2 में है, यहाँ पे भी Fe किस में है, +2 में है, यहाँ Fe+2 में है और कार्बन भी है बच्चों, है ना, यहाँ पे कार्बन क्या है, +3 में। तो ये कैसे चेंज होगा, ये होगा Fe3+ और CO2। तो यहाँ पे N फैक्टर कितना आएगा, ध्यान से देखो आप, यहाँ पे N फैक्टर आयरन के लिए 1 और कार्बन के लिए 1 का चेंज हो रहा है, बट 2 है तो 3। यहाँ पे टोटल N फैक्टर कितना आएगा, 3। तो आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना, FeC2O4 और KMnO4 के इक्विवेलेंट्स को क्या कर देना, बराबर कर देना। यही तो होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो वो होता है सर, इक्विवेलेंट्स आते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू N फैक्टर से। तो यहाँ पे आप फेरस ऑक्सलेट के लिए रखोगे और यहाँ पे आप किसके लिए रखोगे, KMnO4 के लिए। KMnO4 के लिए एसिडिक मीडियम में जो N फैक्टर रहता है वो कितना रहता है, KMnO4 में के लिए एसिडिक मीडियम में N फैक्टर 5 रहता है। ठीक है, 1 मान लेते हैं, मोल सेम है 3 और यहाँ पे 5। तो देखो यहाँ पे 5/3 आएगी मोल्स की वैल्यू। बाकी और जगह जो है ना, बाकी और जगह जो है वो N फैक्टर 1 रहेगा तो वो 5/1 आएगी। तो हमसे लीस्ट पूछा है तो वो कहाँ हो जाएगा, FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट में। कहाँ हो जाएगा बच्चों, फेरस ऑक्सलेट में। नेक्स्ट देखो आप, द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विद H2O2 इन द एसिडिक कंडीशन गिव्स। एसिडिक में भाई KMnO4 तो Mn2+ बनाएगा, तो ए और डी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। उसके बाद H2O2 को देखो, H2O2 को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। मुझे पूरी रिएक्शन नहीं याद है बट मुझे इतना पता है कि KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होता है तो एसिडिक में +7 से +2 जाता है और दूसरों को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी +1 में, इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ये -1 में है तो इसको ये क्या कर देगा, 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा O2, O3 नहीं, O2 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट बच्चों सही नहीं है, बताओ।
कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? जब हम K2Cr2O7 की प्रिपरेशन पढ़ाते हैं ना, तो पहले सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है। तो बच्चे कहते हैं आपको तो डाइक्रोमेट बनाना था, क्रोमियम का ऑक्साइड बनाना था, वो तो बन गया ऑक्सो एनायन, फिर सोडियम ही क्यों नहीं यूज कर लेते हो? तो रीजन हमारा वहां पे ये होता है कि सोडियम डाइक्रोमेट बच्चों हाइग्रोस्कोपिक होता है। सोडियम डाइक्रोमेट कैसा होता है? ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो ये जो है सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, और आपने जितना वे करके रखा है उससे इसका वेट ज्यादा होगा, तो ये जो है टाइट्रेशन में घपला ज्यादा करेगा, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। K2Cr2O7 को प्रेफर करते हैं। बाकी स्टेटमेंट सही है। ये तो पीएच चेंज वाला है कि क्रोमेट डाइक्रोमेट आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना, ये भी बता दें। देखो H2S क्या बनाएगा? सल्फर यहाँ -2 में है, तो ये आपका ऑक्सीडाइज होके बनाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड भी कर देता है। बेरेटा वाटर टेस्ट बोलते हैं। एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन व्हेन Na2SO3 इज एडेड। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड, सल्फेट बना लेगा क्रोमियम का। सल्फाइड क्या बना लेगा? सल्फेट बना लेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या था? SO3 2-, और ये क्या बना लेगा? SO4 2-, और क्रोमियम के साथ कंबाइन करके क्रोमियम का सल्फेट बन जाएगा, जैसे पीछे भी आपने रिएक्शन देखी थी। नेक्स्ट देखना, गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ, तो क्या है कि एक्सचेंज होता रहता है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, उसकी वजह से हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेंथेनोन्स इज इनकरेक्ट? बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बताओ? बेसिसिटी डिक्रीज होती है बच्चों, सही बात है। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, ये कॉन्सिक्वेंस है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, ये किस वजह से होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो मेटल और OH का बॉन्ड स्ट्रांग होता रहता है, OH रिलीज होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। लेंथेनोन्स की रिएक्टिविटी ना आप एल्यूमिनियम से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ होते हैं जो कैल्शियम की तरह रिएक्टिविटी शो करते हैं, कुछ एल्यूमिनियम की तरह। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है, मतलब गलत ही है। फिर सब पूरी तरीके से सही नहीं है सर, तो फिर गलत है ना। ठीक, नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस ऑफ EU, GD एंड TB। मैं कन्फिगुरेशन लिखना फिर से सिखा रहा हूँ। 3D के लिए तो मैंने बताया था आपको, 3D सीरीज के लिए कन्फिगुरेशन लिखना बताया था कि नहीं? अब मैं आपको कन्फिगुरेशन लिखने के लिए बता रहा हूँ बेटा, किसके लिए? किसी भी नंबर के लिए आ जाए। तो EU का एटॉमिक नंबर कितना है? 63। अब इसके पास वाला नोबल गैस कौन सा है? जेनॉन 54। कौन से पीरियड में आता है सर? है नीना और करीना का एक्सरे, यानी कि 5th में। तो यहाँ कौन कौन सी ऑर्बिटल भरी जा सकती है? वो है 6s 6p। nth पीरियड के लिए ns और np ऑर्बिटल भरी जाती है, फिर n-1d, फिर n-2f, इस तरीके से। तो बाकी सारे भी फिर इसी कैटेगरी के रहे आपके। देखो 63, यहाँ पे भी यही आएगा, 6s 6p 5d 4f। इसमें फिर हम आपा रूल लगाएंगे और लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल पहले भरेंगे। ठीक है, ये कॉमन रहा, 6s 6p 5d 4f। चेक करो बेटा, 63 54 तो भर चुके हो, 2 भर दो यहाँ पे, है ना, तो कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 56। और कितने भरने हैं आपको? 7। तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स 4f में जाएंगे। रीजन क्या है कि इसके लिए भी n+l की वैल्यू 7, इसके लिए भी 7, इसके लिए भी 7। तो जब n+l वैल्यू क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। ठीक है, तो जहां पे n की वैल्यू कम होती है वहां पे एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो 4f7 6s2 कहाँ मिल रहा है? इसमें और इसमें। ये तो हट ही गए सर, A और D हट गए। इसको देखो,
यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64। गैडोलिनियम कितना है? गैडोलिनियम है 64। गैडोलिनियम कितना है? 64 है। तो 6s2 56 हो गए। अब हमें भरने कितने हैं बेटा? 8। तो मैं 7 यहाँ करूंगा, एक यहाँ, क्योंकि इनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, स्टेबल हाफ फील्ड बना दूंगा। 4f7 5d1, 4f7 5d1 ये यहाँ पे है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बाकी आप लिख के देख लेना, ठीक है। तो कन्फ्यूग्रेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एटॉमिक नंबर दिया रहता है आपको, फिर इजीली क्या है आप वहां से इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हो। गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज, इट्स एटॉमिक नंबर इज 64। पीछे ही तो लिखी थी बेटा, 4f7 5d1, 4f7 5d1। रीजन क्या था? एनर्जीज जो होती हैं 6p 5d 4f की वो कंपेरेबल होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करते रहते हैं। नेक्स्ट देखना, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियस। भाई ये तो 3 बार आ गया, जिरकोनियम एंड हॉफनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम, याद ही कर लो इन दोनों को। तो बाकी और भी मैंने पेयर्स बताए हैं, उन्हें आप ट्विन एलिमेंट्स बोलते हो। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉज क्या है? मैंने आपको बताया था, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, है ना, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से बाहर तक चार्ज ज्यादा पहुंचता है और फिर ऑर्बिटल्स क्या है न्यूक्लियस की तरफ को शिफ्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड आयन इज डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है बच्चों? डायामैग्नेटिक का मतलब है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो। डायामैग्नेटिक का क्या मतलब है? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। तो ध्यान से देखो आप, YB70, ठीक है, 70 है, तो 70 के लिए कन्फिगुरेशन क्या लिखोगे? जेनॉन 54 6s2, ये कितना हो गया? 56। उसके बाद 6p 5d 4f में सबसे कम एनर्जी 4f की होगी, 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भेज देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बचेगा 4f 14, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, और ये कैसा बिहेवियर दिखाएगा? डायामैग्नेटिक। कैसा बिहेवियर दिखाएगा? डायामैग्नेटिक दिखाएगा। नेक्स्ट देखो, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। यहाँ पे आपको क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पढ़ो तो सारे स्टेटमेंट और बताओ मुझे, सारे स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। Actinoids are highly reactive metals, especially when finely divided. Actinoid contraction is greater होता है क्योंकि 4f और 5f में 5f का और ज्यादा बेकार स्क्रीनिंग होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। ट्राइवेलेंट जो है ना, ट्राइवेलेंट आयंस कैसे रहते हैं? कलरलेस रहते हैं। लेंथेनॉइड्स जो है वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। बताओ कौन सा पॉइंट आपको लग रहा है, ठीक है, तो इनकरेक्ट है इसमें से? कौन सा पॉइंट आपको इनकरेक्ट लग रहा है बताओ? देख लो, सारे पॉइंट लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे पॉइंट आपके सामने। लेंथेनॉइड्स मैंने बता भी रखा है आपको, बताओ जल्दी से। भाई एलिमिनेशन से कर सकते हो ना, मैंने आपको बताया। देखो रिएक्टिव तो होते ही है, कंपाउंड्स बनाते हैं। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसका रीजन भी बता देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि 5f ऑर्बिटल्स का पुअर स्क्रीनिंग होता है इनसे, देन 4f। लेंथेनॉइड्स में 4f भरे जाते हैं और एक्टिनॉइड्स में क्या है? 5f भरे जाते हैं, ठीक। फिर देखना आप, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स आयन आर कलरलेस। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ट्राइवेलेंट क्या उनके पास अनपेयर्ड वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या है डी ट्रांजिशन करेंगे। तो ये बात संपूर्ण रूप से कहना सही नहीं है। लेंथेनॉइड्स गुड कंडक्टर होते हैं, मेटल्स हैं तो होंगे। तो इनकरेक्ट पूछा है तो सी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द रीजन फॉर द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
कंपेरेबल एनर्जी, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकाल लो, है ना। तो 5f 6d 7s का क्या होता है, कंपेरेबल एनर्जीज होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट देखना, यहाँ पे आपको कैटलिस्ट दिया है, प्रोसेस के साथ मैच करना है। मुझे सारे प्रोसेस नहीं पता है बट कुछ कुछ पढ़ रखे हैं, जैसे पी ब्लॉक में H2SO4 बनाते समय V2O5 लिया जाता था। तो देखो फर्स्ट का R दो जगह दिया है, A में और D में, तो B और C तो गलत ही हो गए। उसके बाद ये देखो आपका ये क्या है, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, ठीक है। 2 का क्या हो जाएगा S, तो वो यहाँ दिया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप देख लेना, पढ़ लेना बुक में, लास्ट में एक हेडिंग दी है एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक कंपाउंड्स, वहां से आप पढ़ सकते हो। कैटलिस्ट हेडिंग के अंडर भी इसको पढ़ सकते हो। HgCl2 and I2 both when dissolved in water the pair of species formed is। तो देखो जो है ना I का जो है वो ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, तो फिर Cl को रिड्यूस करेगा, तो ये बनेगा आपका HgI4 2 माइनस और यहाँ से Cl माइनस, ठीक है। और अगर I2 के साथ ये भाई साहब कंबाइन कर गए तो ये बनाएंगे I3 माइनस, यानी कि क्या बनेगा HgI4 2 माइनस IE3 माइनस। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्या, नहीं है। तो बच्चों ये थे हमारे DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और ये देखो लाइट भी एंड मोमेंट पे गई है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।